वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस कोरोना से निमटने कैसे है हुकूमत के लिए अमली इक़दामात में हिकमत कम, जबकि तजर्बात जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब गू मगू की कैफियत में मुल्क में कोरोना केसेस 90,000 से तजावज़ कर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल को अब भी तसल्ली बख्श समझा जा रहा है क्योंकि शरह अमवात कम है। खुदा ना करे हमारे मुल्क में यूरोप या अमेरिका जैसे हालात हों, मगर जिस रूज पर बेएहतियाती जो है वो की जा रही है, क्या वो किसी तरह भी हालात को बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाने में मददगार साबित हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वायरस से लड़ना कैसे है, इसके लिए पॉलिसी से लेकर बयानिए तक जितनी कन्फ्यूजन रही है, उसके बाद कोरोना की मजीद तबाहकारी को रोका जा सकता है। कल तक खबर ये थी कि टाइगर फोर्स आएगी और कोरोना को खा जाएगी। कौम अभी टाइगर फोर्स के इंतजार में थी कि आज वजीर आजम साहब ने इंकशाफ किया है कि टाइगर फोर्स तो अपना काम कर भी चुकी है और लोगों को समझाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन फिर कुछ ही लम्हे के बाद उन्होंने ये भी फरमा दिया कि टाइगर फोर्स को मैं हिदायत दूंगा ताकि वो लोगों को समझाए कि एहतियात कैसे करनी है। अभी इस बात की गुत्थी को सुलझाने की जो है वो ज़रूरत थी कि वज़ीर आज़म साहब ने ये भी फरमा दिया कि अब टाइगर फोर्स टिड्डी दल भी मार मुकाएगी और दरख्त भी उगाएगी। इससे ये सवाल ज़रूर उठा है कि वज़ीर आज़म कोरोना से बचाव के लिए जो हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने के लिए जो वाज़े पैगाम कौम को जो है वो क्यों नहीं दे पा रहे। दूसरी जानिब मुल्क की मखदूश माशी हालात हैं और ख़ुद हुकूमती ओहदेदारान सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बता रहे हैं कि 30 लाख अफराद कोरोना के सबब बेरोज़गार हो सकते हैं। और इस पर सितम यह है कि हुकूमत जो कल तक प्राइवेट सेक्टर को लोगों को नौकरियों से ना निकालने का कह रही थी, अब पाकिस्तान स्टील मिल के 9,350 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करने का प्लान बना चुकी है। कल तक जिस स्टील मिल को बहाल करके चलाना मुमकिन था, आज पीटीआई हुकूमत के लिए ये क्यों मुमकिन नहीं रहा? कल स्टील मिल पर पीटीआई सियासत कर रही थी, आज उसका गिला ऑपोजिशन से कर रही है। तो इसको मकाफाते अमल कहें या सियासी सितारों की गर्दिश? वैसे सितारों की गर्दिश में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जो कि नैब गिरफ्तारी से आर्जी तौर पर तो बच चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सबूत इस बार पक्के हैं, लिहाजा 17 जून के बाद खुलासी होना मुश्किल है। मजमूई तौर पर जो ये हमने आपको डिस्कशन अपनी बताई है, इस पर आज हम जो है वो बात करेंगे कि क्या आज हुआ है और क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अताउल्लाह तारिर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। कुछ ही देर में हमें शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ कुछ ही देर में शंदाना गुलजार साहिबा भी होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो अता तारिर साहब, पहले तो वेलकम बैक। आप भी कोरोना में जो है वो मुब्तला थे, सो गुड टू सी यू ऑन स्क्रीन एंड गुड टू सी यू हेल्दी एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक। अच्छा, अब आपसे ये पूछना चाहूँगी अता साहब कि आज आपने भी यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो जो उनका मीडिया टॉक थी वो आपने सुनी होगी, जो उनकी एक वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे थे वो भी आपने सुनी होगी। एक बार अगर दोबारा आपको सुनवा दूं और फिर मैं आपसे सवाल करती हूं कि क्या आपको समझ आई और क्या हमें समझना इससे चाहिए। प्रोड्यूसर सर सुनवाइए, आज टाइगर फोर्स के हवाले से क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। 2.25 लाख ने काम किया हमारे लिए कोरोना टाइगर्स की। हमें ज़रूरत ये थी कि हमारे पास वो रजाकार हो, लोगों को जाके बताएं कि कितना ज़रूरी है एहतियात कर। जो SOPs जिन शराइत पे हम लॉकडाउन खोल रहे थे, उन शराइत के ऊपर अमल करवाएं लोगों से। आपको रेगुलरली हम इंस्ट्रक्शंस भेजा करेंगे, आपने करना क्या है। 2 और एरियाज में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, टिड्डी जो लोकस्ट, इसके लिए हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको कहेंगे कि आपने उन इलाकों में जिधर हम समझते हैं कि टिड्डी का अटैक है, तो हम आपको बताएंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरा, 10 अरब दरख्त लगाने का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप शिरकत करें, जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान है। अच्छा, शंदाना साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शंदाना साहिबा से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। शंदाना साहिबा, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो है वो बात की कि जी जो ये टाइगर फोर्स है वो बहुत अच्छा जो है वो काम कर रही है और उसने सियालकोट में बहुत अच्छा काम किया है। 1 जून को, विच इज़ नॉट टू लॉन्ग अगो, 4 डेज़ बैक,
प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जो टाइगर फोर्स है उसको मैं हिदायत दूंगा कि उसने काम कैसे करना है, और आज भी ये बात करके साथ ही फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा ये बात की कि जी मैं बताऊंगा टाइगर फोर्स को कि उसने काम कैसे करना है। अब ये टाइगर फोर्स का क्या मुअम्मा है, समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर्स जो हैं वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब इज फार फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज, ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड, व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज ये सारी कंफ्यूजन है टाइगर फोर्स वाले मामले पे और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये अक्कासी करता है उस कंफ्यूजन की जो कि मजमूई तौर पे हमें नज़र आ रही है इस पूरे मामले में कि किस तरह डील किया जा रहा है कोरोना से। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। ये क्वेश्चन मेरे लिए था मारिया, बिकॉज मैंने शुरू का नहीं सुना आपका। जी चंदाना साहिबा। अच्छा, थैंक यू मारिया बेबी। अच्छा, पहले जरा बात, आपने कोरोना की भी बात की, आपने टाइगर फोर्स की, मैं पहले टाइगर फोर्स पे बात करती हूँ। हमारी इस पे मीटिंग हुई थी, तकरीबन इसको भी 3 हफ्ते हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ तमाम पार्लियामेंटेरियन, सूबाई भी और सेंट्रल भी, सेनेटर्स भी, MNAs भी। रमजान में हमारी मीटिंग हुई थी इस इशू पे कि इसका क्या सेंट्रल रोल होगा। अगर आपको याद है कि चाइना में पोस्ट कोरोना और UK में ये वॉलंटियर फोर्सेस आई, और इन वॉलंटियर फोर्सेस ने वॉलंटरी तरीके से काम किया। इनकी कोई SOPs ऐसा ड्राफ्ट नहीं थी, चाइना में थी इनकी SOPs कि कोरोना में एज एंड व्हेन मिसलेनियस जो भी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को मदद की जरूरत पड़ेगी तो लोगों ने अपने नाम दे दिए। बहुत दुनिया में होता है, आपने देखा होगा KPK में रिटायर्ड डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपने नाम दर्ज करवा दिए अस्पतालों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कि अगर जरूरत पड़े इमरजेंसी में हमें बुला लीजिएगा। टाइगर फोर्स एक पॉलिटिकल फोर्स है। इसका तमाम प्रेजेंटेशन हमने अपोजिशन मेंबर्स के साथ भी शेयर किया है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है परहैप्स कि तमाम इलेक्टेड MNAs, MPAs इनके साथ काम करेंगे, कमेटी में होंगे, वो चाहे PTI की किसी और पार्टी के हो। सियालकोट की एग्जांपल इसलिए हम देते हैं क्योंकि उस्मान डार साहब खुद अपने वहाँ पे जो खुद तो वो MNA है नहीं, वो तो एडवाइजर हैं। जितने वहाँ के इलेक्टेड MNAs हैं, इंक्लूडिंग ख्वाजा आसिफ साहब, जो भी है, तमाम बाकी जो लोग इकट्ठे हुए वहाँ के MNAs उस इलाके के, उन्होंने बात की DC के साथ, ये लिस्टें तैयार की गई एपॉलिटिकल। और आपको ये भी पता होगा कि खबरों में कुछ बातें लीक हुई थी कि कुछ लोग खास खुश भी नहीं थे PTI से कि आपने इसको क्यों एपॉलिटिकल बनाया है। ये तो PTI के गवर्नमेंट का आइडिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस पे इंसिस्ट कर रहे थे कि क्योंकि कोविड पैंडेमिक टाइम्स है, हमें लोगों को इस वक्त मदद पहुंचानी है। एहसास प्रोग्राम अगर कैश लोगों को पहुंचा, हमने किसी से नहीं पूछा कि PTI के वोटर्स हैं क्या पीपल्स पार्टी के हैं। जब ये दूसरा इसका ट्रांच रोल आउट हुआ एहसास का वर्कर्स के लिए, अगेन किसी से नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से क्या एफिलिएशन रखते। देखें, कुछ चीजें हुकूमत ने करनी है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग गवर्नमेंट। कोरोना टाइगर फोर्स की बिल्कुल देखें, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, कुछ वो करें। फॉर एग्जांपल 11 ऐसे स्टोर थे, यूटिलिटी स्टोर सियालकोट में, जिन पे रेड्स की गई, पुलिस ने वहां पे कैमरे लगाए थे, ये लोग जाके इन्वेस्टिगेट करते थे। आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही थी। आपको पता है कि पाकिस्तान में साल साल रमजान में मुसलमानी का मुजाहरा होता है कि आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस हो जाती है। चाहे हमारी लेट मी अंडरस्टैंड दिस, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक टाइगर फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट उस तरह काम नहीं हुआ उसका, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। प्राइम मिनिस्टर नो दैट्स नॉट व्हाट आई सेड। नो, जिस काम के लिए कोरोना फोर्स को तश्कील किया गया, व्हिच इज पैंडेमिक, व्हिच इज कोरोना, लोगों को रिज़्क पहुंचाना, लोगों की मदद करना, वर्कर्स के साथ आगे बढ़ना, बिठाना। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर गैर तालीमी याफ्ता है, उनके साथ अस्पताल में जा रहा, उनके इंजेक्शंस करवाना, उनके फॉर्म्स भरवाना। लेकिन इनका काम यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पैंडेमिक तो अभी खुल रहा है। देखिए, पैंडेमिक किसी टाइम टेबल के साथ तो आया नहीं है ना। WHO ने कहा है कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा। टाइगर फोर्स की रिस्पांसिबिलिटीज एक्सपैंड होंगी, मैं ये कह रही हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस का ये मतलब है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 1 जून को कहते हैं कि अभी टाइगर फोर्स को मैं हिदायत दूंगा कि उसने काम कैसे करना है। फिर कहते हैं जी उसने काम अपना कर लिया है। फिर आज ही उसी जो प्रेस टॉक है उनकी, जो मीडिया टॉक है, उसमें साथ वो कहते हैं अब मैं बताऊंगा कि उसने काम कैसे करना है। खैर, एनीवे, आई थिंक यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैं ज़रा अता तारर साहब की तरफ चाहती हूँ। अता तारर साहब, चलेंगे, टाइगर फोर्स के हवाले से तो हमें जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो वर्किंग है उसमें भी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता दिन उन्होंने जो है वो ISI के हेडक्वार्टर का जो है वो दौरा किया। पुरी साहब, ज़रा वो तस्वीर चला दीजिए, अगर हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि एक तरफ आप आवाम को ये बता रहे हैं कि आपने एहतियात करना है, आपने एहतियात कैसे करना है, दूसरी तरफ आप एक हजूम में जा रहे हैं और वहाँ आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। नाउ प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर भी हैं मुल्क के, एक उनका अपना सेलिब्रिटी स्टेटस भी है, उनको लोग देखते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह जो है उसका रवैया होगा
तो फिर हम एहतियात की उम्मीद कर सकते हैं अतातार साहब? देखिए, बात ये है कि मैं तो इस चीज़ से गुज़रा हूँ और यकीन मानिए कि अवेयरनेस की इतनी कमी है कि मैं सोचता हूँ कि जो लोग एक घर में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं और जिनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ तक एक्सेस नहीं है, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं है, जिनको ऑक्सीमीटर नहीं मिलता अपनी उँगली पे लगाने के लिए ताकि वो अपने लंग्स की सैचुरेशन या अपने लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर कर सकें, उनके लिए कोई फ्री मेडिकल कैंप्स भी नहीं लगाए जाते। यूनियन काउंसिल वार्ड वाइज कोई प्लान नहीं है। एक बेहंगम फोर्स है टाइगर फोर्स, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसका नाम पहले रखा गया और ये बच्चा बाद में पैदा हुआ। यानी मुझे तो समझ नहीं आती कि आपने टाइगर फोर्स की प्लानिंग की, वो जी मैंने अस्पताल बनाया था, उसमें मेरी एक टाइगर फोर्स थी, मैं सरकार में आया, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक टाइगर फोर्स बनाने जा रहा हूँ, बस टाइगर फोर्स का मैंने नाम रख लिया है। अब बैकवर्ड्स प्लानिंग करें कि मैंने नाम रख दिया है, अब लेट्स बैक ट्रैक एंड लेट्स मेक अ टाइगर फोर्स। शंदाना बीबी के लिए बड़ी बहुत रिस्पेक्ट है, बट जिस तरह इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस लाहौर में कहा कि ये एक सियासी फोर्स है, इसको अपने हलकों में इस्तेमाल करें, अगला इलेक्शन जीते इसके जरिए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब शंदाना साहिबा के व्यू से थोड़ा सा डिफर करते हैं इस इशू के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, कोई इलेक्टेड एमएनए को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऑपोजिशन को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सियालकोट में झांसा दे के बुलाया गया डिप्टी कमिश्नर की तरफ से और कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर मीटिंग चेयर करेगा, और वो एक अनइलेक्टेड आदमी जिसका नाम उस्मान डार है, उसने मीटिंग चेयर की और सिर्फ ब्रीफ करके उसके बाद वो मामला ठप हो गया, दोबारा राब्ता नहीं किया गया। पीटीआई के टिकट होल्डर्स, पीटीआई के लोकल बॉडीज के टिकट होल्डर्स, उनसे लिस्टें ली जा रही हैं। और मारिया बीबी देखिए, दुनिया के अंदर फैसले साइंटिफिक बेसिस पे किए जाते हैं, साइंटिफिक डेटा एनालिसिस होता है, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है और उसके बाद उसका रिव्यू होता है, इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू होता है। इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करने के बाद स्ट्रेटजी डे टू डे इवॉल्व होती है, चेंज की जाती है। टिड्डी दिल के ऊपर ये टिड्डी आई है, बहुत अच्छी बात है। इसको एट सोर्स तल्फ करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, इसको फोरसी करना कि ये कहां से एंटर होगी, कितने क्रॉप्स को ये डैमेज करेगी, ये कहां तक जाएगी, कहां इसको रोकना है, कहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए, जहाजों के जरिए स्प्रे करना है, कहां जो है वो इसको एट सोर्स डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटजी बननी है, ये किसी को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर वो हैं कि जो आई डोंट नो, वो ठीक है, उनका एक ऑरा है, हमारी बीबी ऑरा क्यों है, क्रिकेटिक स्टार है, बट यकीन मानिए उनकी मेंटल फैकल्टीज और कैपेसिटी बुजदार वाली है। बुजदार बेचारा देसी आदमी है, बदनाम हो जाता है, बट दिस गाय इज वर्स। फ्रॉम डे 1 टीवी पे आके आपने और मैंने जो अवेयरनेस फैलाई, हमने लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का बताया, और जिस कर्ब से हम लोग गुजरे, जिस कर्ब से कौम गुजर रही है, हर घर में 4 पेशेंट हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि टेस्ट ना कराएं। WHO कह रहा था टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, ये कह रहे थे बिल्कुल नहीं, नो टेस्टिंग। इन्होंने कहा ये बूढ़े और सिर्फ बीमार लोगों को होता है, इट्स जस्ट अ फ्लू। फ्लू तो इसमें होता ही नहीं है, फ्लू तो इसका सिम्टम ही नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की इन्फेक्शन है, फ्लू तो होता ही नहीं है, आप जिस मर्जी डॉक्टर से पूछ लें। फिर इन्होंने कहा कि ये गर्मी में मर जाएगा, फिर इन्होंने कहा लॉकडाउन अशराफिया ने करा दिया, फिर इन्होंने कहा लॉकडाउन मेरी मर्जी का नहीं हुआ। ओ भाई, 3 सूबों में हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने, देखिए लॉकडाउन आपने किया, केसेस कम थे, आप लॉकडाउन ईज करते गए, हम 6000 केसेस पर डे पे पहुंच गए, 80 से 100 अफवात एक दिन की हो रही हैं, हॉस्पिटल्स फुल हैं, घर फुल हैं। और लॉकडाउन अगर स्मार्ट करना था, टेक्नोलॉजी है, आपके पास पूरा आईटी बेस्ड सिस्टम है, जीपीएस मैपिंग को इस्तेमाल कीजिए, डॉक्टर्स को एम्पावर कीजिए, डॉक्टर्स की बात सुनिए। बट मैं आखिरी बात मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे पता लगे कि मैंने किन अलामात के जाहिर होने पे हॉस्पिटल जाना है? बाकी सिम्टम्स डोंट मैटर डॉक्टर साहिबा, द ओनली सिम्टम इज सैचुरेशन। यानी अगर आप लंग्स में जो ऑक्सीजन का लेवल है 92 से नीचे जाता है, आप सिर्फ तब हॉस्पिटल जाते हैं, बुखार के साथ, गला खराब के साथ, इस डायरिया के साथ आप हॉस्पिटल नहीं जाते। मगर कौम को ये कौन बताएगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका लेकिन पॉइंट आगे लेके चलती हूँ, कुंडी साहब की तरफ जाती हूँ। जो बात हो रही है कि जी जो साइंटिफिक डेटा, जिस तरह तार साहब कह रहे हैं, या डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर्स की ही बात नहीं सुनी जा रही।
कुंडी साहब जरा सुन लेते हैं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे लूंगी। डॉक्टर्स क्या किस किस्म के उनके जो है वो शिकायत हैं और वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया है और मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझसे बहुत से लोग आजकल इस बात पे बहस करते हैं कि कोरोना जो है वो एक यहूदी साजिश है और डॉक्टर जानबूझकर पता नहीं किसी से पैसे लेकर इस इशू को इतना ज़्यादा वो उठा रहे हैं और हर पेशेंट को कोरोना बना देते हैं। हम हर पेशेंट को कोरोना नहीं बनाते। 3-4 दिनों की हिस्ट्री होती है फीवर, फ्लू, कफ की, उसके साथ इंसान को सांस आना बंद हो जाता है, ठीक है। और जब हम उसका एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर ARDS का पैटर्न होता है। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और 2 घंटे 3 घंटे में पेशेंट हमारी आंखों के सामने एक्सपायर हो जाता है। इस तरह की किसी पेशेंट की डेथ होती है तो इट इज़ इक्वली पेनफुल फॉर द डॉक्टर एज वेल कि आप इतने हेल्पलेस हो, आप इस तरह के पेशेंट की हेल्प नहीं कर सके। इन पेशेंट्स को इमीडिएटली वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और हमारी सारी जो ICUs हैं, सारे वार्ड्स हैं, वो फिल हो चुके हैं और अब हम लोग ओपन एमरजेंसी और ओपन वार्ड्स में इन पेशेंट को रखकर मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरह के पेशेंट्स की डेथ होती है तो उनके अटेंडेंट्स हमें गालियाँ देते हैं, हमें बददुआएं देते हैं और हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर्स किसी से पैसे लेके खा रहे हैं, ये वो। इस तरह का कुछ नहीं है। आई वॉन्ट यू टू नो द सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली एंड स्टॉप बैशिंग डॉक्टर्स। पहले एक आधा कोई इंसान इस तरह से हमें बोल के चला जाता था एक इमरजेंसी में, अब तो हर इमरजेंसी के अंदर 3-4 लोग इस तरह के होते हैं जो हमें ऐसी बातें सुना कर जाते हैं एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। सो वी आर इन अ कॉन्स्टेंट थ्रेट फॉर आवर ओन लाइव्स एंड ऑन दी अदर हैंड हमें इस तरह के लोग मिल रहे हैं और हम ऐसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं जिसका इलाज पूरी दुनिया में अभी तक नहीं आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो डेथ टोल, एक्चुअल डेथ टोल है, इज़ मच हायर देन रिपोर्टेड। कुंडी साहब, आपने सुना डॉक्टर्स क्या फरमा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर्स जो है वो रोज़ लोगों की गालियां खा रहे हैं। डॉक्टर्स अगर घर बैठ जाएंगे तो फिर हम किस तरह इस जंग से जो है वो लड़ेंगे। और स्पेशली हमें जब ये बताया जा रहा है कि हमारे पास मेडिकली हम बिल्कुल इक्विप्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हम ओपन ICU में जो है वो काम कर रहे हैं, ओपन वार्ड्स में काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है। हम कहाँ जाके ये चीज़ रुकेगी और हम किस तरह इसको टैकल करेंगे? हुकूमत को समझ नहीं आ रही, हुकूमत को गलत जो है वो इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है। बिस्मिल्लाह। देखें डॉक्टर साहबा, आपने भी एक डॉक्टर की स्टेटमेंट दिखाई जो उसका जो था, इस तरह काफ़ी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले भी, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो जब सिंध में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा गया कि ये पॉलिटिसाइज्ड है, फिर उसके बाद बाकी सूबों ने भी की। बिल्कुल। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्टर्स जो कि सरकारी डॉक्टर्स हैं वो अगर टीवी पे आए और अपनी रोना रोएं तो उनको जो है शो कॉज जाते हैं, क्योंकि उनको कहा आप क्यों टीवी पे आए हैं, उनको किट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं खुद हमारी पार्टी की तरफ से कुछ हमने जो है LRH में रमज़ान के महीने में हम गए, हमने उनको कुछ सपोर्ट की। मैं समझता हूँ कि हम जितना भी इनको सलाम पेश करें कम है। जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स, जो उनके स्टाफ वहाँ पर जिस कंडीशन में लड़ रहे हैं, आप मतलब है कि हमें मैसेज करते हैं, शायद आपको मैसेज करते हैं, बाकी लोगों को मैसेज करते हैं, ये हमारी आवाज़ आप पहुँचाएं, क्योंकि हम डायरेक्ट टीवी पे नहीं जा सकते, हम स्टेटमेंट से देते। जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनको वायरस के शिकार हुए, आप देखें कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिसका आप नाम ले और वहाँ पर जो है मतलब है रोजाना आप देखें कभी 10 हो रहे हैं, कभी 15 हो रहे हैं, कभी 5 हो रहे हैं। तो और यहाँ पर जब आप तर्जुमान आते हैं, अनफॉर्चुनेटली पंजाब से आते हैं, KP से आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास सब कुछ ठीक है। लेकिन सिर्फ ये तर्जुमान कहते हैं सब कुछ ठीक है। जब सिंध का आता है, बलूचिस्तान की भी इनके कोलिशन पार्टनर है, लेकिन वो अपना रोना रो रहे होते हैं। अच्छा, फिर मतलब है कि आप कश्मीर और GB को तो छोड़ दें। जब हम ये कहते हैं चीजें नहीं है, हमें मिलकर ये जंग लड़नी है। अभी शंदाना साहबा ने बहुत ही अच्छी एक पिक्चर पेश की, काश ये पिक्चर जो है वो पूरी PTI की होती। अब शहनाज साहब ने कहा कि जी DC के पास बैठेंगे, तमाम MPs MNAs बैठेंगे, अक्रॉस द बोर्ड बैठेंगे और सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी पिक्चर हो सकती है। लेकिन शहनाज साहब बताएं कि मेरा ताल्लुक KPK से, आपका ताल्लुक भी KPK से, आप बताएं कि KPK में कौन से आपने अपोजिशन के MPs MNAs को बिठाकर ये चीजें की है, नहीं की है। अब मैं आपको, मेरा अपना भाई MP है, अपोजिशन का MP है, डी खान से, वो मुझे बता दें कि कौन से डी खान के DC ने मीटिंग की है और अपोजिशन के MPs को बिठाया। यहाँ पे 2-3 और भी अपोजिशन के MPs है। ये बातें कहना बड़े आसान बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं। लेकिन फैसल साहब वो तो अभी बननी है ना, वो टाइगर फोर्स तो पता नहीं बन गई है, बननी है, पता नहीं है क्या होना है। जब वो बनेगी फिर ये काम होंगे। उस पर बहुत सी चीजें देखें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, आज आपने डॉन अखबार पढ़ा है, उसके फ्रंट लाइन पे क्या था कि ये आप 3D पकड़ेंगे और फिर पता नहीं जमा 15 रुपए किलो, 15 रुपए। अब ये मजाक, अब ये डॉन न्यूज़पेपर जो कि पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, अब वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। फिर आप बताएं, आप कहें कि जी ये अक्रॉस द बोर्ड है, भाई ये तो PTI की एक आप फोर्स कह सकते हैं। PTI के आप कहें कि जी सोशल
सर्विस वाले लोग हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है कम से कम या बाकी पार्टी के वर्कर पीटीआई की शर्ट पहन के नहीं जाएंगे, पीटीआई के कार्ड पे वो काम नहीं करें। क्यों मेरे पार्टी का वर्कर जो है वो जाके पीटीआई की शर्ट पहनेगा? और ये बताइए कौन सी मद में आपने वो तो अता साहब ने बता दिया ना कि गवर्नर हाउस में कहा गया इसको इस्तेमाल करें आगे इलेक्शन के लिए। आपने शर्ट देखिए, माजी में तो बहुत सिस्टम नहीं, कौन से टैक्स पेयर के पैसों पे भी आपने ये शर्टें बनवाई, फिर आप अभी कार्ड ही बनवा रहे। ये अब आप देखिए, आप कह रहे हैं जी बिल्ड स्टोर पे जाएंगे, बिल्ड स्टोर का अमला कहाँ पर गया, आपके मजिस्ट्रेट कहाँ पे गए, आपके डीसी कहाँ पर गए, आपके बाकी इदारे कहाँ पर गए कि आपको भी ये फोर्स जरूरत है कि आप इस चीज के करेंगे, फिर आप इसको ट्रेन करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। ये जब तक ये चीज गुजर जाएगी उस वक्त तक आपकी ट्रेनिंग होगी। देखिए ये चीजें आप अगर देखें पूरी पैंडेमिक में स्टेटमेंट्स देखें सिर्फ तर्जुमानों के और वजीर आज़म साहब के, तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या कह रहे हैं। मतलब एक गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है केपी के या पंजाब के या प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान है, प्राइम मिनिस्टर फिर जब खुद आते हैं तो वो खुद क्या कह रहे होते हैं, पूरी दुनिया कंफ्यूज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो, लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस उनको डंडे मारती है कि जाओ घरों में। अब हम वज़ीर आज़म साहब की बात सुने, कि अपनी लोकल इंतजामिया की बात सुने, कि बड़ी हुकूमत की बात सुने, उनके तर्जुमानों की बात सुने, पूरी दुनिया को इनने कंफ्यूज किए हुए। अब पहले वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो नरम लॉकडाउन करने खोल दिया है, अब कहते हैं यार हमने तो खोल दिया तो बहुत इसमें जो है फैल गया है, अब इसके ऊपर हमने बहुत सख्ती करनी है। तो अगर आप पहले ही सख्ती कर ले तो ये सिचुएशन हम नहीं होते। आज आप देखें कोरोना केसेस बढ़े हैं, आप ये चाहते थे ना खुदा ना खासा आपके चाइना से ज्यादा होंगे, आप चाइना को आपने मात दे दी है, अब हम आपको पता नहीं मुबारकबाद पेश करें या आपके साथ अफसोस करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब को लगता है कि गाइड जो है वो प्रॉपर्ली नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता। आज भी उन्होंने ये तो एक कोरोना टाइगर फोर्स की जो बात की कि पहले कहा जी वो काम भी कर रहे हैं, फिर कहा जी अब उनके कार्ड्स बनेंगे, फिर कहा मैं हिदायत करूँगा। इसी तरह उन्होंने कहा जी हमने लीड ली, हमारे जो ये टाइगर फोर्स है, जो ये वॉलंटियर फोर्स है, इसमें हमने लीड ली। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक चीज़ जो है वो मैं बता दूँ, इटालियन जो यहाँ पे एम्बेसडर थे, इटालियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, 23 मार्च को उनकी जो है वो स्टेटमेंट आई हुई है। हमारी टाइगर फोर्स का ऐलान 31 मार्च को हुआ है, 23 मार्च को उनकी स्टेटमेंट आई हुई थी। ट्विटर पे उन्होंने कहा था, वो बता रहे थे कि किस तरह सॉलिडारिटी वहाँ पे जो डॉक्टर्स की वॉलंटियर फोर्सेस हैं, उन्होंने किस तरह लोगों ने जो जितने 300 डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, 300 वॉलंटियर्स की बल्कि ज़रूरत थी, लेकिन 7,900 जो हैं वो लोग आ गए। तो बहुत सारे ममालिक में हमसे पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन मिसगाइड कर रहा है कि हम लीड ले रहे हैं और बाकी मुल्क जो है, बाकी दुनिया जो है बल्कि वो फॉलो कर रही है। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और मामला हैं जिनको डिस्कस करना है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमने अपने इब्तिदाई में बात की थी, आपको बताया था कि स्टील मिल्स का जो मसला है उसमें एक तरफ हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को ये कह रही है कि आपने मुलाजमीन को निकालना नहीं है, दूसरी तरफ 9,350 मुलाजमीन जो हैं वो आपने ज़बरदस्ती फ़ारिग कर दिए, गोल्डन हैंडशेक उनको आपने दे दिए, उनको आपने फ़ारिग कर दिया। लेकिन इससे भी जो जिस पे सवालात उठ रहे हैं वो पीटीआई का अपना मैनिफेस्टो है, पीटीआई का अपना जो स्ट्रैटेजी है उस पे जो है वो उठ रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हम अब से नहीं 2016 से जो है वो सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो क्या करेंगे। प्रोड्यूसर साहब ज़रा अगर सुनवा दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते थे, असद उमर साहब क्या कहा करते थे, ज़रा वो सुनवा दीजिए। ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा है। इस स्टील मिल को लूटा गया, उसकी कीमत किसने अदा की? मेहनत का स्टील मिल के मजदूरों ने। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं। वैसे चंदाना साहिबा स्टील मिल के मुलाजमीन जो है वो असद उमर साहब को ढूंढ रहे हैं, गालिबन वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आके उन्होंने खड़े होना था, अभी तक वो नज़र नहीं आ रहे कहीं। तो अगर बता दें जा रहे हैं असद उमर साहब वैसे उनके साथ खड़े होने के लिए इस पे?
मारिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने रेज़ की है, लेकिन मैं चाहूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी तसल्ली से अपने बाकी जी आपके जी मेहमानों जी की जी बातें सुनी, तो मैं चाहूँगी कि पिछली भी 1-2-3 बातों का जवाब दे दूँ और फिर स्टील मिल का शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि स्टील मिल पे मैंने खुद काम किया है पिछले 1 साल में, हम्म और जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना, तो उसका अनफॉर्च्यूनेटली किसी के पास जवाब है नहीं, काश ऐसा ना होता, पर चलें, दुनिया ऐसी है। पहली बात, देखिए, कोरोना एक साइंस है, कोई आर्ट तो है नहीं, ना ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, ऑपोज़िशन पॉलिटिक्स करती है, हमारे लोग करते हैं, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। हमारे पास एक ज़बरदस्त इदारा है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसमें हम्म तमाम सूबे, आर्मी, हमारे ऑर्गेनाइज़ेशंस, हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशंस, डब्ल्यूएचओ, और उसके साथ हमारे पार्लियामेंटेरियन सारे ऑन बोर्ड हैं। वहाँ पे एक किस्म की सुबह डिस्कशन होती है, एग्रीमेंट होती है, चाहे मुराद अली शाह साहब हों, चाहे डॉक्टर अज़हर पेचू हों, चाहे तैमूर झगड़ा हो, चाहे डॉक्टर यास्मीन राशिद हो। जैसे उस कमरे से निकलते हैं, डिसीजंस होते हैं, फैसले होती हैं, 5 मिनट बाद उस पे ऐसी-ऐसी खबरें शाया होना शुरू हो जाती हैं, मुराद अली शाह साहब नहीं कहते, डॉक्टर अज़हर पेचू नहीं कहती। लेकिन बाकी जो पार्टीज़ के लोग हैं, क्योंकि आपको पता है जीबीए, जेके में पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, तमाम उसमें पार्टीज़ रिप्रेजेंटेड थी उस मीटिंग में। हम्म मुझे नहीं पता कि इससे क्या मिलेगा अपोज़िशन से इसको प्ले अप करने से, बट अब हम रोकने से भी थक गए हैं। जिसने जो उस पे करनी है पॉलिटिक्स, ये उनका हक है। मैंने उस दिन भी एक टीवी शो पे बात कही थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, जिस बात से बहुत मुतासिर हुई। कमर ज़मान साहब कायरा ने ये खुले टेलीविज़न पे बात की कि जी, जब तक मैं झूठ ना बोलूँ, मैं गलत बयानी ना करूँ, मैं मस्जिद में भी सियासत करूँगा, मैं सियासतदान हूँ, ये मेरा काम है। तो जब उस तरह का बंदा, एक निडर बंदा आके बात करता है ना, तो फिर आपको पता है कि आप अपनी एक टक्कर वाले बंदे से बात कर रहे हो। ये नहीं हो सकता कि जी, आप फरवरी में डिमांड करते पीटीआई की हुकूमत से, जी वुहान से हमारे स्टूडेंट्स को लेके आओ। बाकायदा उस पे एक प्रपोज़ल होती है, रेज़ोल्यूशन होती है असेंबली में, जो पीटीआई रद्द कर देती है उसको, और वही लोग फिर कहते हैं कि आपने लॉकडाउन क्यों नहीं किया और इसे सख्त क्यों नहीं किया। हम्म वुहान से वी रिफ्यूज़ टू ब्रिंग आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता नहीं था, ना कोई क्वारंटीन के एसओपीज़ थे, ना हमारे पास एयरपोर्ट के एसओपीज़ थे, ना हमें पता था कि करना क्या है, ना हमारे पास किट्स थे, ना हमारे पास पीपीईज़ थी। दुनिया उस वक़्त इम्पोर्ट्स बंद कर रही थी। हाँ कोई अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचने को तैयार नहीं था। दुनिया बुरे हाल में थी। कोई आपको खाना नहीं बेचना चाह रहा था। सो मैं जो समझती हूँ कि जो पीटीआई की हुकूमत ने किया है, गलतियाँ नॉटविथस्टैंडिंग, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस, कल फहद हुसैन का आर्टिकल आया है, रेड ज़ोन फाइल्स, ज़रा आप उसको उठा के देख लें। वो क्या कहते हैं? 3200 आपके पास पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान तक सर्विसेबल बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स के साथ। उसमें से 500 पे इस वक़्त पेशेंट है, क्रिटिकली इल, और आपके पास 2500 बेड्स खाली हैं। अस्पताल क्यों लोगों को वापस घर भेज रहे हैं? क्योंकि जो क्रिटिकली इल नहीं है, वो अस्पताल में बाकी इन्फेक्शन से अच्छा, क्रिटिकल हो जाएगा। शहनाज साहब, कता अच्छा, कलामी की दूसरी माफ़ी, बात, कता आपने कलामी की 6-6 हफ्ते में, जी, माफ़ी, जी, जी। कता कलामी की माफ़ी मेरे लिए फ़ात साहब हाँ, बहुत हाँ। काबिल एहतराम है, लेकिन हुँ, मैं हुँ। डॉक्टर्स की बात सुनूं जो कि आए रोज़ एक सूबे का नहीं, तमाम सूबों के डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल की जो है वो कॉल्स दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जी जी। हमारे पास ना इक्विपमेंट है, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। मैं फहद साहब की बात सुनूं या डॉक्टर्स की बात सुनूं, और अच्छा तो ये होता कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी लंबी तकरीर कोरोना टाइगर्स पे कर दी, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनका जो है वो ऑब्वियसली इज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, उनका एक स्टैचर है। वो जो डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, जो कहा जा रहा है जबरदस्ती डॉक्टर्स वेंटिलेटर्स पे डाल रहे हैं पेशेंट्स को, उस पर भी जो कुछ करते हैं, उस पर बात करते हैं कि डॉक्टर्स के साथ किस तरह आपने बिहेव करना है, ताकि ये जो रोज गालियां पड़ रही हैं डॉक्टर्स को, जो मार धाड़ हो रही है अस्पतालों में, वो ना हो। और फिर अगेन नई वबा थी, किसी को नहीं पता था कैसे डील करना है। कंफ्यूजन प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरा जो जिस तरह वर्किंग है उसमें नजर आ रही है। मैंने आपको तस्वीर दिखाई, परसों तरसों की तस्वीर है, जिसमें वो मास्क के बगैर घूम रहे हैं। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह करेगा तो फिर हम इसको सीरियसली किस तरह लेंगे? फिर हम क्या क्या कहें कि कौन, आप जब इल्तजा करते हैं लोगों से, आपने एहतियात करनी है, वो कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, हम क्यों करें? मारिया, अगर आप थोड़ा तसल्ली से जवाब सुन लें, देखिए, आपने 3 तस्वीर इकट्ठी एक में ब्लेंड कर दी हैं, और वो बहुत अच्छा होता है एक आर्गुमेंट बनाने के लिए। लेकिन अगर अपनी आर्गुमेंट को आप खोल के देखेंगी ना, तो इट डजंट मेक एनी लॉजिक, एंड आई विल टेल यू व्हाई। ओके, मैं अपने गांव में, अपने हलके में पिछले 2 महीनों से, माशाल्लाह, अता तारर साहब से आप जरा पूछ लें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कितने अपने हलकों में गए हैं, चाहे मेरी पार्टी के, चाहे बाकी पार्टीज के हैं। कोई बंदा अपने हलके में नहीं, कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने का जब शौक है, हलकों में जाएं, नहीं जाते लोग। सही, कोई उनको समझाने वाला नहीं था। कोरोना टाइगर फोर्स इसलिए आई, मैंने टाइगर फोर्स को यूज़ किया अपने गाँव में, अपने हलके में, अपने इलाके के, और मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं रिजर्व में नहीं हूँ। मैंने जा के बगैर ये पूछे कि आप एएनपी से, पीटीआई से, मैंने उनको यूज़ किया, मैंने उनसे काम करवाया, क्योंकि मेरे पास कोई काम करने वाला नहीं था, कोई इलेक्टेड बंदा आगे आ ही नहीं रहा था। अच्छा, दूसरी बात, आप कहती कि हॉस्पिटल्स, मेरी अपनी कज़न डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है, कोरोना उनको इन्फेक्ट हो गया है, तो मैंने खुद कहा कि आप रिज़ाइन क्यों नहीं करती? कहती जी कोरोना टाइम से हम रिज़ाइन करें।
یہ ہوتی ہے اسپرٹ آف سروس. فوج جنگ کے ٹائم پہ کہتے جی ہم نہیں مرنا چاہتے. آپ ڈاکٹرز کی بالکل بات سنیں, لیکن آپ ایک منٹ ڈاکٹر کیا کیا رہے آپ کو دیکھیں, ڈاکٹر کی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی, جس طرح ہر وکیل کی ٹھیک بات نہیں ہوتی, ہر پولیس والے کی بات ٹھیک نہیں ہوتی. فوج میں آپ کو جنگ کہتی جی میں ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, فوج کی پہ کیا سزا ہوتی ہے؟ اسی طرح اب یہ پینڈیمک ملک پہ امپوز ہو چکا ہے. اگر وہ پرائم منسٹر کی پالیسی کی لاک ڈاؤن یا اس کو ایز ڈاؤن کرنے سے ڈس ایگری کرتے ہیں, ان کا حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی میں غلط ہے, لیکن اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے. نہیں سندانا صاحبہ, ایک تو یہ کہ وہ میں نے تصویریں جو ہے وہ ایک ہی ایک ہی تصویر دکھائی تھی, دوبارہ بھی دکھاتے ہیں پروڈیوسر صاحب, دوبارہ دکھا دیں, ہم نے کوئی 3-4 تصویریں مرج نہیں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل آپ 3 اسٹرینز کو پکڑ کے ایک لاجک بنا رہی ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ بالکل جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فوجی اگر محاذ سے بھاگ جائے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں کا اصول ہے, یہ فوجی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ ہم تمہیں پراپر یونیفارم دیں گے, نہ ہم تمہیں جوتے دیں گے, نہ ہم تمہیں جو ہے گنز دیں گے, لیکن تم نے جا کے مار بھگانا ہے دشمن کو, آپ یہ کرتے ہیں؟ نہیں, آپ ان کو پراپر جو ہے بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا یہاں پہ نہیں ہے. این ڈی اے میں پلیز ماریا سن لے, مریم بات سن لے, آپ نے سوال پوچھا مجھے جواب دینے دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ این ڈی اے میں نے جتنی تکلیف میں ریسٹرکٹڈ کنڈیشنز میں ہم دنیا بھر سے پاکستان میں ٹیسٹنگ کٹس پی پیز لے کے آئے ہیں, اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا کیونکہ پاکستان یہ مینوفیکچر نہیں کرتا تھا. اب ماسک تو مینوفیکچر کرتے تھے, ابھی مینوفیکچر ہونے شروع ہوئے ہیں, ایکسپورٹ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کو پھر بھی نہیں مل رہا نا, یہی میں کہہ رہی ہوں, ہمارے ڈاکٹرز کو پھر بھی نہیں مل رہا نا, دیٹس اے پرابلم. چلے چندنا صاحب ایسے آگے نکلتے ہیں نا, ذرا مجھے اب یہ بتا دیجئے اسٹیل ملز کا بتا دیجئے. اسٹیل مل پہ جی ٹی ڈی ڈیل کا بھی تھوڑا بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی کیونکہ وہ مینشن کیا تھا طارر صاحب نے, دیر از اے نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر, اگین اس میں سارے صوبے آگے, ایم این ایف ایس آر کے منسٹر سعید فخر امام صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں. یہ ٹی ڈی ڈیل اگین کلائمیٹ سائنس ہے, یہ کوئی آرٹ نہیں ہے, کوئی پالیٹکس نہیں ہے. 27 سال بعد کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسٹ افریقہ میں 7 ممالک میں تباہ برباد ہو گئی ہے ان کی زراعت. وہ تمام ٹی ڈی ڈیل اس علاقے میں آئی ہے ایران کے تھرو. بلوچستان میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اسپرے کرنے کی اجازت نہیں ملی, جب بلوچستان میں اسپرے کرنے کی اجازت نہیں ملی وہ آگے چلی گئی, کیونکہ آپ اس کو لوگوں کے پاپولیٹڈ ایریاز میں یا کھیتوں میں نہیں کر سکتے, صرف ڈیزرٹ میں آپ کر سکتے. یہ ڈیزرٹ لوکسٹ ہے, یہ سادہ لوکسٹ ہے نہیں. تو عطا صاحب کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ پرابلم ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں سائنس کے. کوئی شوق نہیں تھا پی ٹی آئی کا کہ اکٹھے کر کے ٹی ڈی ڈی لے کے آئے افریقہ سے اور اپنے ملک میں بٹھا دے. ٹھیک, دوسری بات پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں. سنیں 20 روپے عطا صاحب سے میں یہ پوچھوں, لیکن ان کی غلطی نہیں ہے, وہ بھی پہلی دفعہ میں پارلیمنٹیرین, ان سے ذرا یہ پوچھ لیں کہ آپ 27 جہاز جو پڑے ہوئے تھے ایم این ایف ایس آر کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں اس کی ایک دفعہ ریپیئر کسی نے کروائی؟ ہمارے 2 پائلٹس مر گئے ایم این ایف ایس آر کی اسپرے کرتے ہوئے. میرا خیال ہے میں ذرا عطا صاحب سے پوچھ ہی لیتی ہوں, میں پوچھ لیتی ہوں ایک منٹ اسٹیل مل کا, میری اسٹیل مل کا ایک پوائنٹ سن لیں پھر آپ عطا صاحب کے پاس چلی جائیں. ماریا, اسٹیل مل 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ملتی ہے 26 بلین روپیز کے پروفٹ کے ساتھ, اور 2009 میں آپ کی اسٹیل مل 46 بلین کے لاس میں جاتی ہے. وہاں سے ذرا جواب دیں, پھر میں آپ کو اس کے 10 اور جواب دوں گی, پہلے اس کا کوئی حساب کریں. چلے عطا طاہر صاحب, وہ تو کہہ رہی ہیں انہوں نے جواب اس کا جو ہے وہ نہیں دینا, آپ سے انہوں نے جواب لینا ہے. حماد اظہر صاحب بھی کیا اس کی لاجک پیش کر رہے ہیں, وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں, پھر میں عطا صاحب آپ سے بھی آپ کا جواب لے لیتی ہوں, شاید آپ دونوں کنڈی صاحب اور آپ سمجھا سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا. 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے, جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں, نہ وہ اس کو ریوائیو کر سکیں نہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر سکیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر نوکریاں دینی ہیں تو آپ سرکاری محکموں اور اداروں کو پکڑ کے ان میں بھرتیاں کری جائیں. جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں وہ ہمارے اینیول ڈیفنس بجٹ سے بھی بڑھ چکے ہیں. وہ اسی وجہ سے بڑھے ہیں کیونکہ ماضی کی ویژن لیس, ریگریسو اور بیکورڈ حکومتوں نے ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر بھرتیاں کی, بلوٹڈ کیا. جی 2017 میں اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ہم نہیں ہونے دیں گے, مجھے یاد کراتے رہنا. پھر پرائم منسٹر صاحب بھی جو اب اس وقت اپوزیشن میں تھے, اب وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا, ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے. اب ایک نئی منطق پیش کی جا رہی ہے. بریک کا ایک کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو عطا طاہر صاحب کی طرف جاؤں گی. ویل ڈسکس دس اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तार साहब, इवन अप्रैल 2019 तक असद उमर साहब ये कहते रहे कि जी वेल्थ फंड कंपनी जो है वो बन रही है, स्टील मिल को हम रिवाइव करने लगे हैं। आज आपने सुन लिया हमाद अज़हर साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तो शंदाना साहिबा, मैंने जिस तरह कहा, मैं बड़ी बहन है, मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली शायद क्योंकि ये टेक्नोक्रेट हैं, हमारे दौर में कंसल्टेंसी सर्विसेज देती थी, तो ये पॉलिटिक्स को शायद गाली समझती हैं। पॉलिटिक्स इस तरह है नहीं। और कायरा साहब को इन्होंने मिसकोट किया। कायरा साहब से मेरी बात हुई, इन्होंने पिछले शो में भी एक बात की थी। कायरा साहब कह रहे थे कि सियासत हर जगह हो सकती है, सियासत इबादत है, उस कॉन्टेक्स्ट में की थी, उनको काइंडली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना कीजिए। जहां तक बात है स्टील मिल की, देखिए मुझे तो लगता है कि जो यूटोपियन आइडियाज धरनों के दौरान दिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए, बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल होने को आए हैं, 7 साल केपीके में हो गए हैं, और केपीके का जो हाल है, जो 100 अरब के खड्डे खोदे गए हैं, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिस तरीके से इनके दौरे हुकूमत में 40 लाख अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, वेरीफाइड फिगर है, चेक कर लीजिए। 20 लाख अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, 15 से 20 लाख के दरमियान इसका तखमीना है। तो ये तो लेके आए थे नए पाकिस्तान का ख्वाब, ये तो लेके आए थे साफ चली शफाफ चली, तो साफ भी नहीं चली और शफाफ भी नहीं चली। और जो तहरीक में इंसाफ था, इंसाफ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज सुबह जहांगीर खान तरीन साहब 100 अरब की चीनी चोरी करने के बाद लंदन रवाना हो गए हैं इलाज के लिए। किसी इंटीरियर मिनिस्ट्री को सिफारिश नहीं गई उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए। हम तो इधर छींक मारते हैं तो हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है। और मुझे लगता है कि जो ये नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था, ऑब्वियसली यूटोपियन आइडिया था, वो टीवी पे है। मतलब अभी शंदाना साहिबा भी जिस नए पाकिस्तान की बात कर रही थी, जहां सब हंकी डोरी है, जहां पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और दूध शहद की नहरें भी बह रही हैं, जहां पे कोरोना पे भी काबू पा लिया गया है। वुहान की बात की, मैं बड़ा उस पे मेरे बड़े कंसर्न्स हैं। वुहान का आप क्रेडिट लेते हैं, हम आपको तनख्वाह देने को तैयार हैं उस पे, मगर ताफ्तान भी आपने डील करना था ना, वो किसी और हुकूमत ने तो नहीं करना था। या कोई टाइम मशीन इन्वेंट हुई होती तो माजी में जाके नून लीग की हुकूमत उसको डील कर लेती। जब फ्लाइटों की फ्लाइटें लैंड की और आपने वो जो थर्मल वो होता है चेक करने के लिए थर्मोमीटर, उससे लोगों के टेम्परेचर चेक करके कहा कि हमने स्क्रीनिंग कर ली है, कोई क्वारंटाइन नहीं, किसी का टेस्ट नहीं हुआ, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो लैंड हुई, ताफ्तान से जो लोग आए, वो उसका फिर आप इल्जाम लें अपने सर, आप कहें कि जी हमारी वजह से कोरोना फैला है। वुहान का अगर आप क्रेडिट लेते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आपको दोनों, फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे, आपको इसको इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब ये केसेस आए उसके बाद आजकल की फिगर ये है कि 92% केसेस जो हैं वो लोकल ट्रांसमिशन से फैल रहे हैं। तो ये मतलब आप लोग पता नहीं कहां से आए हैं, क्या चाहते हैं। आप डबल स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि इट्स माइंड बॉगलिंग। अब तो खैर अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती, जो लोग आप बात आजकल टीवी पे करते हैं। और हल्के में मैंने फिर के देखा है, हमारे माशाल्लाह 2 हल्के हैं, एक एनए का और एक टीपी का। जो वहां पे लोगों के तासुरात हैं, कभी आप जाके देखिएगा, लग पता जाएगा अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह। और स्टील मिल की मैं बात करूंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी जिम्मे थी। आपको चाहिए था इंडिपेंडेंट एक बोर्ड लेके आते जो उसके फाइनेंशियल लॉसेस को असेस करता और फिर उसको ब्रेक इवन पे लाने के लिए पॉलिसी सजेस्ट करता। मगर असद उमर साहब, जिन्होंने इकोनॉमी का भट्टा बिठाया और उसके बाद उनको प्रमोट करके प्लानिंग की मिनिस्ट्री दी गई, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया था इनिशियल फ्यू मंथ्स के अंदर ही, और उसके बाद अब कोरोना का चार्ज उनको दे दिया गया है। तो खुदारा, मतलब आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप ऑटोनमस बॉडीज को इन्वॉल्व करते, आप कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करते, आप बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द वर्ल्ड को लेके आते, आप बिठाते वहां पे एक इंडिपेंडेंट बोर्ड और उन्हें कहते इसके लॉसेस कम करें। इतने हजार बंदों को घर भेज देना, बेरोजगार कर देना, ये कहाँ का हल है? क्या ये आपके मंशूर से मुताबिकत खाता है? आप लोगों ने, चले कोरोना ना आता, लेट्स सपोज कोरोना ना आता, 5.8% पे ग्रोथ हम छोड़ के गए थे, 6.4% पे प्रोजेक्टेड थी, आप उसको 1.3 पे ले आए। बड़ा एफर्ट किया आप लोगों ने, बट पॉइंट ये है कि आप इन इदारों की बात करते थे कि खसारे में है, रेलवे की बात आप करते थे, पीआईए की बात आप करते थे, स्टील मिल की बात आप करते थे। आपने खसारा बढ़ाया है, आपने कर्जे हमारे से ज्यादा लिए हैं, एक ईंट लगाए बगैर। हमने तो 12,000 मेगावाट बिजली लगाई थी, 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। इसका आपको जवाब कौम को भी देना होगा और अगले इलेक्शन में भी देना होगा, और ये ईवान में भी देना होगा आपको कि आप ये कर्जे लेके लगा के कर रहे हैं। कुंडी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। कुंडी साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? जो इस वक्त स्टील मिल के हालात जा रहे हैं, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि जी 9,350 मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है, और फिर जिस तरह अभी अता तार साहब बात कर रहे हैं
कि हमें तो बताया गया था 100 दिन का जो मैनिफेस्टो था उसमें इसको रिवाइव करना था, फिर उसके बाद बताया गया एक वेल्थ फंड कंपनी जो है वो पिछले अप्रैल तक जो है वो बन रही थी, वो जायजा ले रही थी, उसको टर्न अराउंड करना था, अब ये बात आ गई है। देखिए डॉक्टर साहब शनाना साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर ली। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो है पिछली हुकूमतों में डाल दिया। आपने खुद वो स्पीच दिखाई जिसपे इनके पार्टी के लीडर, इनके जो भी आप इकोनॉमिस्ट कहें, असद उमर साहब, वो आए, उन्होंने देखा कि हमने सब कुछ देख लिया लेकिन हमारे पास एक ऐसी टीम है कि जब हम आएंगे तो हम सब चीज को टर्न अराउंड कर देंगे। अब वो बताएं वो टर्न अराउंड क्या, चीजें बेचना अगर कोई मसले का हल है तो फिर तो आप आधा पाकिस्तान बेच देंगे। जी ये पिछली हुकूमत ने ये खराब कर दिया और हम ये बेच रहे हैं। आप मुझे बताएं न्यूयॉर्क में जो PIA का होटल है वो आप बेचना चाहते हैं, बाकी चीजें आप बेचना चाहते हैं। शनान साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि जी मैं तो अपने, बड़ी अच्छी बात है ये अपने हल्के में, क्या तमाम सियासतदान जो है वो ईद के दिनों में अपने हल्के में जाते हैं, लोगों को उन्होंने एजुकेट किया कोरोना के हवाले से, लेकिन काश इनके लीडर भी इनकी बात मान जाते और नथगली के बजाय वो मियावाली चले जाते अपने हल्के में, लोगों को और टाइगर फोर्स को वहाँ पर जाके लेक्चर देते। वो खुद नथगली चले गए और लोगों को बोला कि सही सियासी मकाम पे आप लोगों ने नहीं जाना। भाई आप उस वक्त जो है आप कोरोना से लड़ रहे हैं, आपके वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जहाज गिरा, आप हक तो ये था कि आप उनके साथ हमदर्दी करते, आप जाके वहाँ पर पिकनिक मना रहे थे। तो शनान साहब ने बड़ी अच्छी वो किया कि वो हल्के में कम से कम चली गई, उधर अपने इलाके के लोगों के साथ बैठी, बाकी लोग भी गए। तो ये चीजें दूसरों के लिए वो चीजें बताया करें जो खुद भी इम्प्लीमेंट की हो सकती हैं। लेकिन ये चीज आप देखें, अभी टाइगर फोर्स की बड़ी मिसालें दी आपने। रमजान के महीने में देखा, सियालकोट ही एग्जाम्पल देते हैं ना, सियालकोट में एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने मस्जिद में जाके स्प्रे की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने ही पेज पे लगा लिया कि टाइगर फोर्स कर रही है। बाद में उन्होंने कंप्लेंट की तो हमने किया ये तो टाइगर फोर्स नहीं है, फिर उनको वो चीज़ हटानी पड़ी वज़ीर-ए-आज़म के पेज से। तो ऐसी चीजें ना करें। देखिए आपने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है, आप स्टेटमेंट्स पे जो दे रहे हैं, जिस किस्म के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके तर्जुमान अलग स्टेटमेंट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के अलग स्टेटमेंट देते हैं, लोग सारे कंफ्यूज होते हैं कि हमने करना क्या है। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात सुने, उनके तर्जुमानों की बात सुने, उनके सूबाई तर्जुमानों की बात सुने, तो ये सारा कुछ आपने इतना वो कर दिया। अब आप कहते हैं कि हमने सख्त लॉकडाउन करना है क्योंकि जो है वो सॉफ्ट लॉकडाउन की वजह से जो है सारी चीजें खराब हुई। अब देखिए कितने केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर्स की पोजीशन देखें, डॉक्टर्स रो रहे हैं, उनके पास सामान नहीं है, लेकिन एनडीएमए के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा सामान दे दिए। हमारी सूबाई गुमती कहती है हमने सब डॉक्टरों को दे दिए, लेकिन आप डॉक्टरों की सिचुएशन देखिए, आप जाके हॉस्पिटल तो विजिट करें कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। वो सरकारी डॉक्टर ये जो डायकोटमी है स्टेटमेंट्स की, अगले दिन मैं सुन रही थी यास्मीन राशिद साहिबा को, उनसे पूछा गया जी आपने टेस्टिंग क्यों नहीं कराई, तो उन्होंने कहा हमारी जो है कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास है नहीं, टेस्ट नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसी प्रोग्राम में असद उमर साहब आए, उनसे पूछा जी यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि कंस्ट्रेंट हैं, आप लोग किट्स नहीं दे रहे। उन्होंने कहा हम तो जो है वो फ्री किट्स मुहैया कर रहे हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा मुझसे नाराज़ हो रही थी क्योंकि मैंने ये कहा कि आप टेस्टिंग कराएं, तो उन्होंने कहा हम ज़बरदस्ती तो लोगों की टेस्टिंग नहीं करा सकते ना। तो कुछ समझ नहीं आती कि कौन किसकी बात जो है वो मानी जाए और किसकी। ये चीज़ें हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, शनाना साहब के बैठे हुए मैं इनका यहाँ पे फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि इनका ताल्लुक भी KPKS से है। इस वक्त सऊदी अरेबिया में और अरब अमारात में हमारे बहुत से लोग फंसे हुए हैं, वो बेचारे रोजाना मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, बाकी फोने कर रहे हैं, वो बेचारे फंसे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनको वापस लेके आए। अब देखिए हम इमरजेंसी की सूरत हाल में, अगर फॉर एग्जांपल 500 रियाल की टिकट है, आपने उसको 800 कर दी है। इमरजेंसी में मदीना की रियासत में ये काम होता था, इमरजेंसी में तो आप लोगों को सपोर्ट करें, आधी टिकट दें। आप कह रहे हैं इस तरह से जहाज खाली जा रहा है, उसका खर्चा भी वो लोग भरेंगे जो बेचारे वहाँ पर मजदूरी करने गए, जो टैक्सी चलाते हैं, जो वहाँ पर ट्रक चलाते थे, जो वहाँ पर चौकीदारा करते थे। आप उनके ऊपर आपने वो आज वो रो रहे हैं कि यार हमने वापस अपने घर आने 3 महीने हो गए, हमारे पास रोजगार नहीं है। हम जिस तरीके से वो वहाँ पर रहते हैं, हमें पता है कि वो शिफ्टों में काम करते हैं बेचारे, एक फ्लैट में 8-8, 10 लोग रहते हैं। तो मैं इनके ये बैठी हुई है हुकूमत की नुमाइंदा, मैं इनको इनकी तवज्जो से वज़ीर-ए-आज़म से बोलूंगा, और इनकी जो जुल्फ़ी बुखारी साहब है, कम से कम वहाँ पर जो हमारे एम्बेसीज के बाहर लोगों की कतारें होती हैं, अपने एम्बेसी स्टाफ को बोले कम से कम वहाँ पर सिफारिशात न करें और मेरिट की बुनियाद पर, क्योंकि सुना है कि मदीना की रियासत है, अगर मदीना की रियासत है तो फिर तो मेरिट होना चाहिए, अगर मदीना की रियासत नहीं है तो फिर चलाते रहें। आपका कुंडी सा पॉइंट आ गया। आखिर में हमने जो डिस्कस करना है वो शहबाज शरीफ साहब का, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नैब उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरह मुतहर्रिक हुई, और जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगी, तो वो टार्जन जो है यकतरफा टार्जन जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ तो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन इसी तरह बाबर अवान साहब का एक केस था जिसमें नैब ने खुद फरीक बन के उसमें प्ली के लिए गई हुई थी, उनकी ज़बान उसके खिलाफ गई हुई थी उनकी जो केस में, लेकिन उसके बाद नैब ने पेश होना था उसी केस में और वो पेश नहीं हुए। तो एक तरफा तो हमें लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें अपोजिशन की तरफ से भी बयानात इस किस्म के आ रहे हैं जो समझ नहीं आ रही
कि क्या ये एहतसाब है, इंतकाम है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। प्रोड्यूसर अगर सुनवा दें, राना सनाउल्लाह साहब से जब सवाल किया गया जो ये ट्रांसफर्स हैं, टीटीज़ हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा, फिर मैं ज़रा तारा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। मेरा मुलाजम है, मैं उसे 20,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, मैंने उसके नाम पे अकाउंट खुलवाया है, मैंने उसके नाम पे अपने 2-3 चेक उसके अकाउंट में मैंने कैश करवा के वो कैश मैंने निकलवा के अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेंगे? ये फ्रॉड शहजाद अकबर साहब से पूछ के बता देंगे। अच्छा अता साहब, ये समझ नहीं आ रही, क्या मतलब ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये एहतसाब है, इंतकाम है, क्या है, या ये एंटाइटलमेंट है? व्हाट डज दिस मीन? बिकॉज राना साहब की बात मुझे तो समझ नहीं आई। क्योंकि देखिए जो लीगल केस है, मैं शहबाज शरीफ साहब की हद तक बात करूंगा, मैं उनके केसेस को डील भी करता हूँ, लीगल कोऑर्डिनेशन भी सारी करता हूँ। तो उन पे जो एसेट्स का केस बनाया गया, ना तो उनके ज़ेरे इस्तेमाल किसी अकाउंट का मामला है, ना उनके अकाउंट में कोई पैसे आए हैं, ना कोई FTT आई है, ना उनके अकाउंट से कहीं पैसे इस तरह गए हैं कि किसी अकाउंट में गए हों, कोई बेनामी अकाउंट हो। उन पे इल्जाम आमदन से ज्यादा असासों का लगा है। उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो अभी तक एविडेंस पेश किया गया है, उसमें 1 रुपए की भी FTT नहीं है, उसमें 1 रुपया। अता तार साहब, इस पे फिर मेरे सिर्फ सवाल इस पे ये है कि जब बात होती है निसार ट्रेडिंग कंपनी की, या बात हो खान ट्रेडिंग कंपनी की, जो लोग मुलाजमीन थे शरीफ खानदान के, तो उस पर कोई क्लियर मौकफ नहीं आता। उस पर राना साहब ये अब मंतक पेश कर रहे हैं कि अगर मेरा मुलाजिम है 18,000 दे रहा हूँ, उसके उसमें 2 चेक डाल दूँ, ये फ्रॉड नहीं है? वैसे ये किया जा सकता है, आप लॉयर भी हैं। नहीं, देखिए अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, किसी बंदे के नाम रजिस्टर्ड है, अब ये देखना होगा ना कि उसका कॉजल लिंक किसके साथ है। यानी अगर कोई रेमिटेंस आई है, वो रेमिटेंस कहाँ से आई है, उस रेमिटेंस का सोर्स क्या था। और आगे सिर्फ एक चीज, अगर एक आदमी है जिसकी तनख्वाह 18 से 20,000 है, उसके अकाउंट में अरबों रुपए जो हैं वो आ रहे हैं, तो राना साहब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही ना। नहीं, देखिए ना, ये तो प्रोसिक्यूशन का इल्जाम है नंबर 1। मैंने आशियाना का केस भी देखा है, गंदे नाले का देखा है, हम असासों को भी देख रहे हैं। ये प्रोसिक्यूशन का इल्जाम है, ये ड्यूरिंग ट्रायल उनको साबित करना होगा, और ड्यूरिंग ट्रायल उनको नाकाबिले तरदीद सबूत लाने होंगे कि वाकई ही कोई शहबाज शरीफ साहब का इससे लिंक है, और वाकई ही जो मुलाजिम है इसकी 18,000 तनख्वाह थी और अरबों रुपए आए। तो दिस इज द प्रोसिक्यूशन केस व्हिच वी आर डिनाइंग, और ये प्रोसिक्यूशन को ट्रायल स्टेज पे साबित करना होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राना साहब जो बात कर रहे हैं ये कानूनी तौर पे जायज है? वैसे देखिए राना साहब ने किस केस, मैं नहीं जानता कि राना साहब ने किस केस की बात की और वो किस तरीके से इसको लिंक कर रहे थे, बट क्योंकि मैं इन केसेस को डील कर रहा हूं, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि प्रोसिक्यूशन के जो इल्जामात हैं शहबाज शरीफ साहब की हद तक वो इल्जामात हैं, और हम इसको इंशाल्लाह ट्रायल में जाके फेस भी करेंगे और इसके खिलाफ सबूत भी पेश करेंगे, और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। राइट, अतातार साहब आपका बहुत शुक्रिया, चंदाना साहब आपका, और कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।